अध्याय 11 भगोड़ा 1। शरीर को नंगा कर दिया गया और लूट का सामान एक एक करके बाहर रख दिया गया। चमड़े का कवच, चमड़े के जूते, 2 छोटे ब्लेड, 2 हथगोले, उपचार औषधि की 2 बोतलें, एक कागज जिस पर एक भयंकर सांप का सिर बना हुआ था तथा चांदी और तांबे के सिक्कों से भरा एक पर्स। हथगोले देखकर वू हेंग की पलकें अनायास ही झपक गईं। वू हेंग की नजर सबसे पहले हथगोले पर पड़ी। जहरीले धुएं का वज्र। विवरण छोड़े जाने पर यह बड़ी मात्रा में जहरीला धुआं पैदा कर सकता है। अरे धुआं बम! सौभाग्य से मैंने निर्णायक रूप से गोली चलाई, अन्यथा वह इस चीज का इस्तेमाल करता। भले ही यह विस्फोटक क्षति न हो, फिर भी इसके परिणाम कष्टदायक होंगे। ग्रेनेड को सावधानीपूर्वक एक तरफ रखते हुए उसने चमड़े के कवच और जूतों की ओर फिर से देखा। चमड़े का कवच भूरे रंग का था, जिसकी सतह पर बेलों और पत्तियों के उत्तम पैटर्न थे तथा छाती और कमर का क्षेत्र दोगुना मोटा था। शैली और कारीगरी दोनों ही उत्कृष्ट थे तथा वू हेंग द्वारा खरीदी गई वस्तु की तुलना में गुणवत्ता में बहुत बेहतर थे। एकमात्र कमी यह थी कि गोलियों से कुछ छेद हो गए थे। जादुई दुनिया का चमड़े का कवच भी गोलियों को नहीं रोक सका। वू हेंग ने उसे उठाया, अपने आकार से नापा और पाया कि यह उसके लिए बिल्कुल सही है। गोली के निशान होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे ठीक करने के लिए चमड़े की दुकान पर जा सकता हूँ। अगर मैं इसे ठीक न भी करूँ तो भी मैं मुख्य रूप से ज़ॉम्बी से ही निपटता हूँ। जब तक यह खरोंचने और काटने से बच सकता है, कुछ गोलियों के छेदों से कुछ नहीं होगा। उसने चमड़े का कवच एक तरफ रख दिया और 2 छोटे ब्लेड उठा लिए। म्यान काले चमड़े का था, ब्लेड चांदी का था और हैंडल चमड़े की पट्टियों से लिपटा हुआ था। बहुत बढ़िया कारीगरी। वू हेंग ने इसे अपने हाथ में लेकर खेला। ये दोनों हथियार बहुत अच्छे हैं। अगर ये किसी हथियार की दुकान में होते तो इन्हें औसत से भी बेहतर माना जाता और इनकी कीमत आसानी से दर्जनों चांदी के सिक्कों के बराबर होती। क्या अब लुटेरे इतने अमीर हो गए हैं? खैर, ऐसा लगता है कि साधारण लोग ही गरीब हैं। औषधियों और सिक्कों के अलावा वहां अभी भी कागज की एक पर्ची थी जिस पर सांप का सिर बना हुआ था। इसे पर्ची इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर एक नंबर और जालसाजीरोधी पैटर्न जैसा कुछ अंकित था। मेरा अनुमान है कि यह या तो लूटा गया है या कहीं से चुराया गया है। सारा लूट का माल समेटने के बाद वह काफी संतुष्ट था। कम से कम उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लूट का निरीक्षण करने के बाद उसने लाश को कंकाल में बदलने के लिए हड्डी हेरफेर कौशल को जारी करने की योजना बनाई। जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसने लाश के चेहरे को देखते हुए कुछ नोटिस किया। उस आदमी की गीली दाढ़ी के नीचे एक उभरा हुआ निशान था, मानो किसी सेंटीपीड का निशान हो। यह आदमी परिचित लग रहा था, विशेषकर यह निशान। वह इतना परिचित क्यों लग रहा है? ब्लैकस्टोन टाउन में उनकी मुलाकात ज्यादा लोगों से नहीं हुई थी और उनमें से भी कम लोगों ने उन पर कोई प्रभाव छोड़ा था। आसपास के पड़ोसी, दुकानदार जिनके पास वह अक्सर जाता था, उसने उसे पहले कहाँ देखा था। इसका हल न निकाल पाने के कारण उसने कंकालों को आदेश दिया कि वे पहले सारा लूट का माल समेट लें। आसपास का निरीक्षण करने के बाद वह नीचे की ओर चला गया। प्रोफेशन हॉल। बुलेटिन बोर्ड पर इनाम को देखकर वू हेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वांछित अपराधी वेतन इनाम 120 चांदी के सिक्के, एक निम्नस्तरीय वस्तु। यह चित्र उस आदमी से मिलता जुलता था जिसे उसने मारा था। विशेषकर उसके निचले होंठ पर सेंटीपीड जैसा निशान, स्थान और शैली मूलतः एक ही थी। पूरी दाढ़ी के बिना भी कोई आसानी से बता सकता था कि वह बोर्ड पर वांछित अपराधी था। वह समझ ही नहीं सका। एक वांछित अपराधी उसके जैसे ईमानदार नेक्रोमेंसर पर अपनी नजर क्यों रखेगा? यदि उसके पास हैंडगन न होती तो शायद वह जमीन पर पड़ा होता। इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें से एक भाग गया। उन्होंने वांछित अपराधियों की सूची को पुनः खंगाला, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उनके भागे हुए लक्ष्य से मिलता जुलता हो। या तो वे वहां थे ही नहीं, या फिर वे भी छिपे हुए थे। वे मेरे पीछे तो नहीं हैं, है ना? आज मैंने इस आदमी को मार डाला। भागा हुआ अपराधी मुझसे बदला लेने की सोच रहा होगा। अगर ये ज़ॉम्बी की दुनिया में होता तो मुझे इन भगोड़ों से डर नहीं लगता। मेरे पास इतने सारे कंकाल योद्धा हैं कि मैं उन्हें डराकर मार सकता था। लेकिन इस दुनिया में यह कहना कठिन है। मुझे इस घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए और ब्लैकस्टोन टाउन से भीड़भाड़ वाले इलाकों की तलाशी करवानी चाहिए। पहले तो मैंने शव को तुरंत छिपाने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे गलत न समझ लें। एक नेक्रोमेंसर होने के नाते मेरे लिए यह साबित करना कठिन है कि या तो उन्होंने मुझे लूटा था या मैं उन्हें बिना किसी वैध सबूत के नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब जबकि दूसरा पक्ष वांछित भगोड़ा है तो कोई भी बिना कोई जिम्मेदारी लिए उसे मार सकता है। शव सौंपना और कार्य पूरा करना सबसे अच्छा विकल्प है। अपना मन बनाकर वू हेंग सीधे काउंटर पर गया। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वू हेंग ने ताजा प्राप्त इनाम निकाला और कहा, मैंने कल इस अपराधी को मार दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? सर, क्या आप यह कह रहे हैं कि आपने इस भगोड़े को मार डाला, न कि सिर्फ सुराग दे रहे हैं? युवा महिला काउंटर क्लर्क ने संदेह से पूछा। प्रोफेशंस एसोसिएशन की इनाम सूची में शामिल भगोड़ों से निपटना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता। जब शहरों को कोई खबर या सूचना मिलती है तो वे गिरफ्तारी के लिए गश्ती दल लगाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा हत्या करना दुर्लभ है, खासकर वू हेंग जैसे युवक का जो बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है। वू हेंग ने सिर हिलाया। हाँ, अगला कदम क्या है? कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हमें शव की पुष्टि के लिए किसी का प्रबंध करना होगा। पहचान की पुष्टि के बाद आपको इनाम दिया जाएगा, काउंटर क्लर्क ने तुरंत कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जल्द ही एसोसिएशन का प्रतीक चिन्ह लिए 5 लोगों की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, बस उनके घर तक उनका पीछा किया। वू हेंग ने लाश को पहले ही इस दुनिया में ला दिया था। उसने उसे एक लिनेन का लबादा पहना दिया था जो नंगी होने से थोड़ा बेहतर था। प्रोफेशंस एसोसिएशन के सदस्यों ने शव की पहचान की पुष्टि की। पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने शव को लपेटा और चले गए। इसके बाद वे सीधे प्रोफेशंस एसोसिएशन में लौट आए। प्रोफेशन हॉल में वापस आकर वू हेंग ने स्टाफ के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का रिकॉर्ड भरा। इसमें यह भी शामिल था कि क्या उन्होंने लक्ष्य की जांच शुरू की थी या निष्क्रिय रूप से इसका प्रतिकार किया था। यह प्रक्रिया जटिल नहीं थी और इसे भरना वैकल्पिक था। अगर वह कुछ लिखना चाहता तो लिख सकता था। अगर वह लिखना नहीं चाहता या उसके पास विवरण नहीं है तो वह उसे खाली छोड़ सकता था। इसमें बहुत अधिक जटिल चरण नहीं थे। सर, इनाम में निम्न स्तर का आइटम इनाम भी शामिल है, आपको क्या चाहिए? कर्मचारी ने पूछना जारी रखा। इसमें क्या शामिल है? हथियार, उपकरण या कभी कभार दिखने वाली सामग्री, नोटबुक, यह इस पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। आइटम एक सामान्य शब्द था। मौद्रिक पुरस्कार के अलावा अन्य सभी पुरस्कार आइटम के रूप में वर्गीकृत थे। उन्हें केवल स्तरों में विभाजित किया गया था और निचला स्तर स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय पुरस्कार नहीं था। क्या आपके पास कोई कौशल पुस्तक है? एक जादूगर के लिए। मुझे आपकी जांच करने दें।
कर्मचारियों ने एक रिकॉर्ड बुक निकाली और उसे पलटना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने कहा, जी हाँ सर, निम्न स्तर के पुरस्कार के अनुरूप 2 प्रकार की कौशल पुस्तकें हैं, डांसिंग लाइट स्किल और एसिड स्प्लैश। क्या मैं चुनाव करने से पहले उन्हें देख सकता हूँ? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए उन्हें लेकर आता हूँ, यह कहकर क्लर्क गलियारे की ओर चला गया। वो हेंग अभी भी चुपचाप वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। लगभग 5 या 6 मिनट बीत गए। वह स्टाफ सदस्य नहीं था जो वापस लौटा, बल्कि ब्लैकस्टोन टाउन से एक गश्ती दल उसकी ओर आ रहा था। उनके उग्र भाव देखकर अचानक उसके हृदय में भय की भावना उमड़ पड़ी। भारी जूते फर्श पर चलते हुए सीधे वो हेंग की ओर बढ़ते हैं। गंभीर आंखों से तेजी से देखने के बाद उन्होंने कहा, वो हेंग, नेक्रोमेंसर, तुमने कल रात एक इनामी भगोड़े को मार डाला। हाँ, वो हेंग ने जवाब दिया। तो फिर हमारे साथ आओ। इसके साथ ही 2 गार्ड पीछे से आगे आए और उसकी बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार हो गए। अध्याय 12, व्यावसायिक डायकोनेट 1। वो हेंग की भौहें सिकुड़ गईं और वह पीछे हट गया और पूछा, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? विशेष पेशा, एक जान ले ली गई और एक वांछित अपराधी के साथ आपके अंतरंग संबंधों का संदेह है। गार्ड ने कई संदिग्ध कारण गिनाते हुए उत्तर दिया। तो आपके अनुसार जब कोई वांछित अपराधी मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो हेंग ने जवाब दिया। गार्ड कैप्टन की निगाहें बर्फीली हो गईं और उसके पीछे खड़े लोगों ने अपने हाथ तलवारों की मूठ पर टिका लिए। वो हेंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। क्या इस जगह पर कोई तर्क नहीं है? फिर भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई की योजना नहीं बनाई। यदि वह अब गार्डों पर हमला करता तो उसका अपराध सिद्ध हो जाता। उस स्थिति में यदि वांछित अपराधी को मारना ठीक भी हो तो भी गार्डों पर हमला करना उसके विरुद्ध एक नया सबूत होगा। जैसे ही गार्ड उसे ले जाने वाले थे, वह कर्मचारी जो अभी अभी गया था तुरंत वापस आ गया। धमकी देने वाले गार्डों पर भौहें चढ़ाते हुए उसने वो हेंग से कहा, श्रीमान वो हेंग, प्रशासक आपसे मिलना चाहते हैं। प्रशासक? गिल्ड से एक प्रशासक? वो हेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सामने खड़े गार्डों को देखा। कार्यकर्ता ने आगे कहा, सज्जनों, क्या आप एक क्षण रुक सकते हैं? यह गिल्ड उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। एक साधारण रिसेप्शनिस्ट भी गार्डों से आत्मविश्वास से बात कर सकता था। गार्डों ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर भी रास्ता बना लिया। वो हेंग उस कर्मचारी के पीछे पीछे उसी गलियारे से होते हुए जहां से वह आई थी, सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंची और एक कमरे के सामने रुकी। उसने धीरे से कहा, प्रशासक महोदय, श्री वो हेंग आ गए हैं। उसे अंदर आने दें। किताबों की अलमारियों और दस्तावेजों से भरे कमरे में प्रवेश करने पर वहां एक व्यक्ति औपचारिक पोशाक पहने और सफेद बालों के साथ बैठा था। उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं लगती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से उबर रहा हो। वो हेंग का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता ने कमरे से बाहर निकलने से पहले उस आदमी से कुछ कहा। उस आदमी की नजर वो हेंग पर पड़ी। मेरा नाम याजदे है, मैं ब्लैकस्टोन टाउन का निवासी प्रशासक हूँ। मैं आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, प्रशासक यजदे। औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बैठो और बात करते हैं। यह तुम्हारा इनाम है, लेकिन तुम सिर्फ एक ही कौशल पुस्तक चुन सकते हो। वह आदमी किसी रईस की तरह शान से पेश आ रहा था। मेज पर एक चमड़े का सिक्का थैला और 2 पुरानी किताबें पड़ी थीं जिनके किनारे घिसे हुए थे। एक बार जब वह शांत हो गया तो वो हेंग की नजर किताबों पर पड़ी। नृत्य प्रकाश कौशल। विवरण, आप प्रकाश के मंडराते स्रोत बना सकते हैं। एक बिजली मंत्र। इसका क्या उपयोग है? ज़ोंबी दुनिया में उसे पहले से ही बची हुई बैटरियों वाली कई टॉर्चें मिल चुकी थीं। फिलहाल उसे इसकी जरूरत नहीं है। एसिड स्प्लैश। वर्णन, एक एसिड बॉल छोड़े जिससे लक्ष्य को तीव्र एसिड क्षति पहुंचे। एसिड उगलना। ये मंत्र उनकी कल्पना से इतने भिन्न क्यों हैं? आपके गोले और बिजली कहाँ है? मैं इसे चुनूंगा। वो हेंग ने सिक्कों की थैली और एसिड स्प्लैश को चुना और उन्हें पैक कर दिया। उस आदमी ने सिर हिलाया और सहज भाव से बोला, मैंने सुना था कि तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले तुम किसी मुसीबत में फंस गए थे। हाँ, गार्ड मुझे अनधिकृत लड़ाई के आधार पर जांच के लिए ले जाना चाहते हैं। हाँ, ज्यादातर जगहों पर नेक्रोमेंसर्स को नापसंद करना आम बात है। वह आदमी हंसा और 2 कप चाय डाली, एक कप आगे बढ़ाया। वो हेंग चाय और गपशप साझा करने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधे पूछा, प्रशासक याजदे ने मुझे क्यों बुलाया? उस आदमी ने अपने चाय के कप से एक घूंट लिया और धीरे से कहा, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति बदलना चाहते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? वो हेंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं, ताकि आपको दूसरों द्वारा आपके लिए परेशानी पैदा करने की चिंता न करनी पड़े और आपको कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त हो सकें। इन शब्दों ने वो हेंग में कुछ हलचल पैदा कर दी। नेक्रोमेंसर ज़ोंबी दुनिया में मददगार होते हैं, लेकिन ब्लैकस्टोन टाउन में वे बोझ हैं। यदि कोई समाधान है तो वह सुनने को तैयार होंगे। आपका सुझाव क्या है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, गिल्ड स्वच्छ रिकॉर्ड वाले किसी भी पेशेवर का स्वागत करता है तथा एक मजबूत समर्थक होने का वादा करता है। गिल्ड में शामिल होने के लिए मैंने पहले ही गिल्ड के सदस्य के रूप में पंजीकरण करा लिया है। उनके पास जो जानकारी थी उसके आधार पर गिल्ड एक भाड़े के पंजीकरण कार्यालय की तरह लग रहा था। उन्होंने कार्य और इनाम जारी करके अपने नियमित संचालन को बनाए रखा। मैं गिल्ड का स्थायी सदस्य बनने की बात कर रहा हूं, न कि केवल पंजीकृत सदस्य बनने की। आप इसे गिल्ड द्वारा आधिकारिक रूप से नियोजित होने के रूप में देख सकते हैं, जिससे आपको दुनिया भर के अधिकांश बलों और शहरों में कानूनी दर्जा और विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये शब्द सुनकर वो हेंग की आंखें चमक उठीं। यदि ऐसा होता तो गिल्ड का सदस्य बनना एक अच्छा विकल्प होता। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? गिल्ड मुख्यालय द्वारा दिए गए कुछ काम पूरे करो। हो सकता है कि वे कुछ जगहों का पता लगाने या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के हों, उस आदमी ने धैर्यपूर्वक समझाया। वो हेंग ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे जोखिम लेने का शौक नहीं है और मैं उस भगोड़े को केवल भाग्य से मारने में कामयाब रहा। मेरे पास वास्तव में कोई विशेष कौशल नहीं है। चिंता मत करो, गिल्ड का अधिकांश कार्य स्थानीय गार्डों की सहायता करना है। हम आपके जैसे जोखिम भरे व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, जैसे किसी भगोड़े को अकेले मारना। आदमी ने उसकी ओर देखा और बोला, बेशक गिल्ड कई लाभ दे सकता है। जानकारी, ज्ञान, जादुई वस्तुएं, यहाँ तक कि पैसा और संपर्क भी। हर कोई यह पद नहीं पा सकता। जिस तरह से उन्होंने कहा, गिल्ड के लाभ वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नेक्रोमेंसर के रूप में अपनी असुविधाजनक स्थिति से बच सकता था और अब उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। मुझे क्यों चुना? उसे यकीन ही नहीं था कि वह कोई चुना हुआ इंसान है। अगर वह इतना खुशकिस्मत होता तो अपनी चीजों का लेन देन करने से पहले उसे दुनिया के अंत का एहसास न होता। उस व्यक्ति ने आगे बताया, प्रत्येक गिल्ड शाखा स्वयं प्रतिभावानों की भर्ती कर सकती है, न केवल नियमित लड़ाकों की, बल्कि विशेष योग्यता वाले या दुर्लभ व्यवसायों वाले लोगों की भी।
बेशक उनका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। तो क्या मुझे इसलिए भर्ती किया गया क्योंकि मैं एक नेक्रोमेंसर हूं? नेक्रोमेंसर यहाँ दुर्लभ की परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता है, और वह भी बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के। गिल्ड वाकई अजीब है। ब्लैकस्टोन टाउन में उसके प्रति इतनी नफरत थी, फिर भी वे उसे भर्ती करना चाहते थे। उसके दिमाग में तेजी से विचार आया। ऐसा लग रहा था कि गिल्ड में शामिल होने से उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके बदले उन्हें कई फायदे होंगे। मना करने का कोई कारण नहीं था। सामान्य स्थिति होने से वह ब्लैकस्टोन टाउन का बेहतर उपयोग कर खुद को बेहतर बना सकेगा और उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह समझने के बाद वो हेंग मुस्कुराया। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद श्री यसदे। क्या मैं यहाँ गिल्ड में शामिल हो सकता हूँ? वह आदमी हंसा, सिर हिलाया और दराज खोलकर एक फॉर्म निकाला। अपनी जानकारी यहाँ भर दो, हम तुम्हें 3-4 दिन में जवाब देंगे। वो हेंग ने फॉर्म की सामग्री को ध्यान से पढ़ते हुए सिर हिलाया। अपना विवरण भरने के बाद उसने उसे वापस कर दिया। उस आदमी ने फॉर्म लिया, उस पर एक नजर डाली, उसे वापस दराज में रख दिया और अपनी सीट से उठते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें लाश दिखाने ले चलता हूँ। लाश? अध्याय 13 स्तर 7 कंकाल 1। एक लाश। प्रबंधक ने मेज के पास रखी एक काली छड़ी उठाई और चलते हुए बोला, तुमने जिस वांछित अपराधी को मारा है उसने कई कस्बों में काफी उत्पात मचाया है। वह ब्लैकस्टोन टाउन आया था और तुम्हारे हाथों मारा गया। मुख्यालय से नियुक्ति पत्र मिलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम आपको अग्रिम रूप से कुछ लाभ दे सकते हैं, जैसे कि कानूनी ढांचा। यह सुनकर वुहेंग का दिल हिल गया। क्या अब मुझे एक मरे हुए व्यक्ति को बुलाने का मौका मिल सकता है? अभी नहीं, लेकिन हम आपको पहले इसे बुलाने की अनुमति दे सकते हैं। आखिरकार इस मौसम में शवों को रखना आसान नहीं है। इसे बाहर निकालने के लिए आपको आधिकारिक नियुक्ति का इंतजार करना होगा। वे उससे कह रहे थे कि पहले वह उसे बुला ले और आधिकारिक नियुक्ति के बाद ही वह कंकाल को अपने कब्जे में ले सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेशंस गिल्ड का हर जगह महत्वपूर्ण प्रभाव था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा और अंततः उन्हें एक कंकाल मिल जाएगा। हम वुहेंग ने सिर हिलाया, फिर आगे बोला, कल रात उसका एक साथी भाग गया। ब्लैकस्टोन टाउन के गार्ड भीड़भाड़ वाले इलाकों की तलाशी लेंगे, लेकिन आपको भी सावधान रहना चाहिए। ठीक है। दोनों एक साथ बाहर निकले और सीढ़ियों से उतरकर भूमिगत स्थान में प्रवेश किया। ठंडे कमरे के अंदर कुछ लोहे के बिस्तर रखे हुए थे, जिनमें से एक पर उस अपराधी की लाश रखी हुई थी जिसे उसने मारा था। उन्होंने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली होगी, उसके कपड़े उतार दिए गए थे और वह वहां नग्न अवस्था में पड़ा था। परिवर्तन करो। प्रबंधक एक छड़ी के सहारे दरवाजे पर खड़ा था। बिना किसी देरी के वो हेंग अपने अस्थि हेरफेर कौशल का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़े। आपके सम्मान की क्षमताएं आपकी क्षमता से अधिक हैं, अस्थिरता कारक बढ़ रहा है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। इसके साथ ही लाश का मांस उखड़ने लगा, जिससे नीचे की सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी। परिवर्तन शीघ्र ही पूरा हो गया और एक चौड़ा कंकाल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। एक जोड़ी खोखली आंखें भूतिया नीली आत्मा अग्नि से टिमटिमा रही थीं। कंकाल चोर स्तर 7, लेवल 7 का कंकाल, और उसका नाम बदल गया था। अब वह सामान्य कंकाल योद्धा नहीं बल्कि कंकाल चोर था। यह उसके पिछले पेशे से संबंधित होना चाहिए। आत्मा अग्नि की उपस्थिति भी एक मूल आत्मा की ओर संकेत करती है, ठीक उसी तरह जैसे परिवर्तित टेडी। कंकाल लोहे के बिस्तर से उतर गया, उसकी खाली आंखों ने कमरे में मौजूद 2 लोगों को देखा और फिर वह वुहेंग के पास चला गया। वास्तव में आप अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। आप इस कंकाल को अभी नहीं ले जा सकते, नहीं तो इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है, स्टीवर्ड ने किनारे से सलाह दी। मैं समझ गया। वुहेंग ने तुरंत कंकाल चोर को निर्देश दिया, यहीं रुको और मिस्टर यसदे के आदेशों का पालन करो। उसकी आंखों के गड्ढों में नीली आत्मिक अग्नि टिमटिमा उठी। कंकाल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, एक कोने में पीछे हट गया और एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। चलो चलें, कम तापमान के कारण यहाँ अधिक देर तक रुकना ठीक नहीं है, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। वुहेंग ने सिर हिलाया और तहखाने से बाहर चला गया। ठीक है, आज के लिए हम यह काम यहीं छोड़ते हैं। नियुक्ति पत्र मिलते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। हॉल के गार्ड चले गए हैं और मैं नगर निगम हॉल को स्थिति समझाने की व्यवस्था करूंगा, प्रबंधक ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा। धन्यवाद। वुहेंग ने अपना आभार व्यक्त किया। हॉल में लौटने पर देखा कि गार्ड वास्तव में जा चुके थे। यह सब कुछ अवास्तविक सा लगा। एक वांछित अपराधी की हत्या के बाद कई घटनाएं घटीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशंस गिल्ड उनके लिए मददगार था। यदि चीजें वास्तव में वैसी ही हो जाएं जैसा कि प्रबंधक ने कहा था, तो इससे वास्तव में उसकी वर्तमान परिस्थितियां बदल सकती हैं। जहां तक पेशेवर बनना अच्छा था या बुरा, यह कहना कठिन था। वह एक समय में एक ही कदम उठाते थे। जब वह भीड़भाड़ वाले इलाके में वापस लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। एक शराबखाने में अच्छे से भोजन करने के बाद वह अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर लौटने के बाद उसने वह कौशल पुस्तक निकाली जो उसने बदली थी। एसिड स्प्लैश। वर्णन एक एसिड बॉल छोड़ता है जो लक्ष्य पर तीव्र एसिड क्षति पहुंचाता है। यद्यपि यह जादूगर कौशल की उनकी अपेक्षाओं से थोड़ा हटकर था, फिर भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने से काफी नुकसान होता था और यह एक निश्चित स्तर का अपमान था। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। पुस्तक मोटी नहीं थी, लेकिन इसमें विषय वस्तु भरपूर थी, शब्द सघन थे तथा कुछ व्याख्यात्मक चित्र भी थे। वास्तव में उनका अध्ययन करने पर मंत्रों के सिद्धांत उतने जटिल नहीं थे जितने वे प्रतीत होते थे। एक मंत्र को एक स्वतंत्र प्रभाव परिवर्तन के रूप में समझा जा सकता है। मंत्रकर्ता अपने आसपास की ऊर्जा को नया आकार दे सकता है और उसे एक विशिष्ट तरीके से प्रकट कर सकता है। एक बार यह चरण पूरा हो जाने पर संबंधित मंत्र जारी किया जा सकता है। हालांकि मुश्किल यह है कि ये सारी प्रक्रियाएं एक पल में पूरी हो जाती हैं। असली युद्धस्थल की परिस्थितियां किसी को तैयारी के लिए 3 से 5 मिनट तक जप करने का मौका नहीं देती। वुहेंग ने शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ा। जब वह आखिरी पन्ना पलटा, एक चेतावनी प्रकट हुई। अनलॉक किया गया कौशल एसिड स्प्लैश। जैसे ही अलर्ट दिखाई दिया, वुहेंग ने राहत की सांस ली। यह किसी पेशे से संबंधित पुस्तक को पढ़ने जैसा था। इसे शुरू से अंत तक पढ़ने से संबंधित क्षमताएं सामने आ जाती थीं। यदि उसे स्वयं ही इसे सीखना और विश्लेषण करना पड़े तो प्रत्येक कौशल को सीखने में बहुत अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। नाम वुहेंग। पेशा नेक्रोमेंसर। स्तर 394/2700। विशेषताएं शक्ति 9, चपलता 11, संविधान 13, बुद्धि 16, धारणा 10, आकर्षण 13 डॉट। कौशल अस्थि हेरफेर कौशल एसिड स्प्लैश डॉट। अपने विशेषता पैनल की जांच करने के बाद एसिड स्प्लैश को वास्तव में उनके कौशल की सूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा उसका स्तर 3 स्तर तक पहुंच गया था और उसकी विशेषताओं में भी काफी सुधार हुआ था।
उसने किताब बंद कर दी और सीधे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में चला गया। ज़ॉम्बी दुनिया। कंकालों का दस्ता छत पर सीधा खड़ा था, मानो टेराकोटा योद्धा पंक्तिबद्ध खड़े हों। उन सबके शरीर में हड्डियां नंगी थीं। अगर वे सभी कवच और हेलमेट पहने होते और औपचारिक हथियार लिए होते तो वे बिल्कुल टेराकोटा योद्धाओं जैसे दिखते। कम से कम सीधे खड़े होने की इस अवस्था में वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। कंकाल कुत्ता कंकाल टीम के पीछे से दौड़कर आया, बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। उसकी पूंछ जमीन पर हिल रही थी। वो हेंग ने उसकी खोपड़ी को सहलाया, फिर छत के किनारे तक गया और नीचे देखा। संभवतः कल बचे हुए लोगों के कारण समुदाय के ज़ॉम्बी बस की ओर आकर्षित हुए और उसका पीछा करने लगे। केवल 5 या 6 लाशें नीचे लक्ष्यहीन रूप से भटक रही थीं। लाश को देखते हुए उसने अपने कौशल के प्रभाव का परीक्षण करने की योजना बनाई। उन्होंने एसिड स्प्लैश को सक्रिय किया और उनमें से एक पर इसे छोड़ दिया। एक गोलाकार एसिड बॉल छत से नीचे उड़ी और एक आवाज के साथ ज़ॉम्बी के पैरों के पास आ गिरी। यद्यपि यह सीधे तौर पर नहीं लगा, फिर भी उन्होंने उस स्थान पर संक्षारक प्रभाव देखा जहां एसिड लगा था। हालांकि इसका प्रभाव गायब होने से पहले केवल कुछ सेकंड तक ही रहा। दहाड़! अचानक हुए हमले से ज़ॉम्बी चौंक गया। उसने अपनी पीठ झुका ली और दहाड़ने लगा। लेकिन वह वुहेंग और छत से झांकते कंकाल कुत्ते को नहीं देख सका। प्रभाव तो साधारण है, वुहेंग ने बुदबुदाया। लेकिन अब उनका इरादा अपने कौशल का परीक्षण जारी रखने का नहीं था। उन्होंने वांछित अपराधी का कवच पहना दिया और तलवार चलाने वाले कंकाल पर थोड़ा कमतर कवच पहना दिया। मेरे पीछे आओ, उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़े कंकाल तुरंत ही उसके पीछे पीछे सीढ़ियों में चले गए। चीख! सीढ़ी का कसकर बंद दरवाजा खुल गया, जिससे दांत पीसने जैसी आवाज आई। भटकते हुए ज़ॉम्बी तुरंत सीढ़ियों की तरफ मुड़े। दहाड़ते हुए वे उसकी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे सीढ़ियों में दाखिल हुए, अनगिनत रसोई के चाकू नीचे आ गिरे। वे तुरंत ही जमीन पर गिर पड़े। अध्याय 14 नियुक्ति पत्र 1। 5 या 6 लाशें झुंड में सीढ़ियों पर चढ़ाईं। लेकिन उन्हें रसोई के चाकुओं की बारिश का सामना करना पड़ा। उग्र लाशें तुरंत ही नष्ट कर दी गईं और फिर कभी नहीं उठीं। सीढ़ियों का दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया, जिससे वह बाहरी दुनिया से अलग हो गया। वो हेंग कंकालों के पीछे से नीचे उतरे, अस्थि हेरफेर कौशल का जादू शुरू किया और 6 कंकाल उठ खड़े हुए। उसने कंकालों को रसोई के चाकू से सुसज्जित किया, आकाश की ओर देखा और तब तक शाम हो चुकी थी। पेशेवरों के साथ जुड़ने और कौशल सीखने में उनका दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता था। ज़ॉम्बीज़ को मारना अभी थोड़ा जोखिम भरा होगा। बेहतर होगा कल तक इंतजार कर लो। वह ब्लैकस्टोन टाउन वापस गया, खाना खाया, भाला चलाने का अभ्यास किया और सो गया। अगले दिन वो हेंग जल्दी उठ गए। वीडियो गेम के बिना जीवन ने उन्हें ऊर्जावान बना दिया। नाश्ते के बाद वह सीधे ऑक्यूपेशन हॉल की ओर चल पड़े। सुबह के समय यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। वो हेंग काउंटर के पास पहुंचे और पूछा, क्या आप मेरे लिए जांच कर सकते हैं कि क्या मेरा कमीशन पूरा हो गया है? सर, कृपया मुझे कमीशन का टिकट दिखाइए। टिकट पास करते ही कर्मचारी ने उस पर अंकित संख्या के अनुसार प्रति देखनी शुरू कर दी। कमीशन पूरा हो गया है और आपको 15 सिल्वर और 32 कॉपर और देने होंगे। अंततः यह खत्म हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 15 चांदी, 3 नियमित लोहे की तलवारें खरीदने के लिए पर्याप्त। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत शेष राशि का भुगतान कर दिया और परीक्षण रिपोर्ट के साथ साथ विषहर औषधि भी उन्हें सौंप दी गई। अनुकूलित मारक औषधि। विवरण विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए बनाई गई औषधि। मारक औषधि पैक की और जल्दी से घर लौट आया। ज़ॉम्बी दुनिया। छत पर पहुंचे, औषधि निकाली और उनकी जांच करने के लिए रिपोर्ट दी। वो हेंग को इस दुनिया की कीमिया के बारे में पता नहीं था, लेकिन कीमिया औषधि के प्रभाव में कई जादुई पहलू थे। यहाँ तक कि तकनीकी रूप से उन्नत आधुनिक दुनिया में भी दवाओं के लिए तत्काल राहत का प्रभाव प्राप्त करना कठिन था। यदि आधुनिक विश्व इस स्थिति में न बदल गया होता तो पोषण कंपनी स्थापित करना निश्चित रूप से काफी लाभदायक होता। औषधि के अलावा वहाँ एक कागज की पर्ची भी थी। पर्ची में कॉर्पस कोर और औषधि तैयार करने के लिए सामग्री के परीक्षण परिणाम दर्ज थे। दोनों का अनुरोध आयोग में वो हेंग द्वारा किया गया था। परीक्षण में तंत्रिका विष, शव विष और कई अन्य विषाक्त पदार्थ पाए गए तथा कॉर्पस का उपयोग कीमिया सामग्री के रूप में सुझाया गया। इसमें सीधे तौर पर सेवन का उल्लेख नहीं किया गया। जहां तक मारक पदार्थों का प्रश्न है, उनके नाम जटिल थे और वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया। उस पर एक नजर डालने के बाद उसने उसे सीधे रख दिया। शेष कॉर्पस को बाहर निकाला, मारक को किनारे पर रख दिया। उन्होंने कई दिनों तक इस कॉर्पस को अपने हाथ में रखा था। सौभाग्य से इसमें से दुर्गंध नहीं आ रही थी, अन्यथा उसने जो पैसा खर्च किया था वह व्यर्थ चला गया होता। सफेद शराब से उसे जीवाणुरहित करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे सीधे निगल लिया। शुरू में तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शारीरिक बनावट +2, शक्ति +1, चपलता +2 सिस्टम नोटिस तुरंत प्रकट हो गया। इससे पहले कि वो हेंग खुश हो पाता, उसके पेट से लेकर पूरे शरीर में जलन फैलने लगी। उसकी नसें हरे बैंगनी रंग की हो गईं और उसकी बाह और गर्दन पर दिखाई देने लगी, जबकि जलन असहनीय दर्द में बदल गई। अरे, जैसी कि उम्मीद थी, यह जहरीला है। जल्दी से आना। मारक दवा खोली और सीधे उसे निगल लिया। औषधि निगलने के बाद दर्द तुरंत कम हो गया तथा फैली हुई हरी बैंगनी नसें भी धीरे धीरे गायब होने लगीं। अंततः वे पूरी तरह से गायब हो गए। लगभग 5 या 6 मिनट बाद वो हेंग जमीन पर पड़ा था और हाँफ रहा था। वाह, सौभाग्य से मेरे पास यह अनुकूलित मारक दवा थी, अन्यथा मैं खुद को मार सकता था। जब दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया और उसका मन साफ हो गया तो उसके दिल में खुशी की भावना उभर आई। 5 विशेषता अंक से बढ़ाया गया। अपग्रेड के अनुसार यह 2.5 स्तर ऊपर उठने के बराबर था। विशेषताएं शक्ति 10, चपलता 13, शारीरिक बनावट 15, बुद्धि 16, धारणा 10, आकर्षण 13 यद्यपि विशेषता अंक काया, शक्ति और चपलता में जोड़े गए थे, लेकिन विशेषताएं सीधे शारीरिक स्थिति को दर्शाती हैं। कोई भी उच्च विशेषता होना लाभदायक होगा, और यह केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं है जो एक जादूगर के लिए लाभदायक है। कुछ देर तक प्रसन्न रहने के बाद वह थोड़ा शांत हो गया। औषधि का नुस्खा निकाला और उसे फिर से जांचा। क्या यह संभव है कि मैं कॉर्पस कोर को अवशोषित करना जारी रख सकूं और अपनी विशेषताओं को बढ़ाता रहूं? यदि यह अनुमान सही होता तो उसके गुण असीमित रूप से बढ़ जाते। भले ही स्तर उन्नयन से उसकी विशेषताओं में बहुत अधिक वृद्धि न हो, फिर भी वह कॉर्पस कोर को अवशोषित करके अपनी विशेषताओं को बढ़ा सकता है। दोनों एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद उन्हें अपने शरीर में कोई असामान्य अनुभूति नहीं हुई। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और कंकालों की कमान के तहत आज का लेवलिंग शुरू कर दिया। पूरी रात बीत गई, नीचे की मंजिल साफ थी, 3 और भटकते हुए लाश कहीं से प्रकट हो गए। उसने सीढ़ी का दरवाजा खोला और सीधा आदेश दिया, हमला करो। अगले ही पल कंकाल एक लंबे अजगर की तरह सीढ़ियों से बाहर निकल आए। बाहर लाश पर झपटा।
लाशें कंकालों की भीड़ द्वारा गिरा दी गईं। इससे पहले कि वे उठ पाते, उन्हें अनगिनत रसोई के चाकुओं से कुचल दिया गया। यहाँ की लड़ाई ने आसपास के ज़ॉम्बी का भी ध्यान आकर्षित किया। वे खुली सीढ़ियों और इमारत के पीछे से भागे। हमला करो! वू हेंग भी गलियारे से बाहर आया और चिल्लाकर आदेश दिया। सभी कंकाल योद्धाओं ने एक साथ अपनी अपनी छुरी उठाई और हमलावर लाश की ओर दौड़ पड़े। लगातार तेज गर्जना और काटने की आवाजें आ रही थीं। थप थप थप, क्लैटर क्लैटर। एक के बाद एक सामने वाली इमारत के शीशे टूट गए और ऊपर की खिड़कियों से लाशें गिरने लगीं। जो ऊंचे थे वे गलकर गिर पड़े, जो थोड़े नीचे थे उनके निचले अंग टूट गए और वे रेंगकर आगे बढ़ गए। इतने सारे! सभी दिशाओं से ज़ोंबी बाहर निकले और फिर कंकाल शिविर पर हमला किया। हालांकि यह संख्या अभी भी कंकालों की क्षमता के भीतर थी, लेकिन छत से अनुमानित संख्या की तुलना में यह काफी अधिक थी। कंकाल कुत्ता कभी कभी कंकाल शिविर से बाहर छलांग लगाता, एक या दो लाशों को गिरा देता, उनकी गर्दन काटता और हिंसक रूप से अपना सिर हिलाता। जब लाशें इकट्ठी हो गईं, तो वह तुरंत कंकालों के पीछे कूद गया और कंकालों की ओर अपनी कमर हिलाना नहीं भूला। उल्लासपूर्ण और उत्तेजक अर्थ अत्यंत प्रबल था। वू हेंग कंकालों के पीछे खड़ा था और अस्थि हेरफेर कौशल जारी करते हुए घटनास्थल पर स्थिति का अवलोकन कर रहा था। खोए हुए कंकालों की संख्या को पूरा करने के लिए वे कम होते जा रहे थे और अंततः केवल कुछ बिखरे हुए और इमारत से कूदकर अपने पैर तुड़वाने वाले लाशें ही अभी भी इस ओर रेंग रहे थे। जाओ, उन लकवाग्रस्त लोगों को मार डालो! वू हेंग ने कंकाल कुत्ते को आदेश दिया। कंकाल कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, सीधे कंकाल समूह से बाहर छलांग लगाई और रेंगते हुए लाशों को एक एक करके मार डाला। जल्द ही नीचे की जमीन पर लगभग 40 लाशों का ढेर लग गया। कंकालों ने सभी शवों को एकत्र किया और उन्हें एक छोटी पहाड़ी के रूप में ढेर कर दिया। वू हेंग ने अस्थि हेरफेर कौशल जारी करना शुरू कर दिया। अत्यधिक आध्यात्मिक थकावट से बचने के लिए कुछ लोगों को बुलाएं, कुछ देर आराम करें। वह उस पागलपन भरे एहसास को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। आकाश धीरे धीरे फिर धुंधला हो गया। उन्होंने शेष बचे उन शरीरों को देखा जो रूपांतरित नहीं हुए थे और अंततः उन्हें रातों रात रूपांतरित करने का विचार त्याग दिया। आप बहक नहीं सकते, आपको सावधानीपूर्वक विकास करना होगा। ब्लैकस्टोन टाउन लौटने के बाद वू हेंग ने सराय में रात का भोजन किया। रास्ते में उन्होंने अन्य शराब खाने के मेहमानों द्वारा चर्चा की गई कुछ जानकारी भी सुनी। कौन सा वेश्यालय क्या छूट दे रहा है, लोहार की दुकान अयस्कों की कमी के कारण कीमतें बढ़ा रही है, इत्यादि। यह उनके लिए इस दुनिया को समझने का सबसे प्रभावी तरीका था। दूसरों से पूछने से ध्यान आकर्षित हो सकता है, लेकिन दूसरों की शेखी बधारने से भी बहुत उपयोगी जानकारी मिल सकती है। पर्याप्त खाने पीने के बाद वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन बहुत संतुष्ट था। क्या बदलाव है! इन 2 दिनों में एक के बाद एक अच्छी चीजें घटित हो रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें भाग्य का साथ मिल गया है। सब कुछ आसान हो जाता है और भविष्य आशाजनक हो जाता है। हमें डटे रहना होगा, विशेषताओं में सुधार करना होगा, कंकालों की संख्या बढ़ानी होगी, वू हेंग ने जोर दिया। वह तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही वह उस गली में मुड़ा जहां वह रहता था, उसने अचानक अपने कदम पटक दिए। वह जल्दी से गली से बाहर गया और बंदूक का डिब्बा खोला। उसके दरवाजे पर 3 आकृतियां खड़ी थीं। एक पुरुष और एक महिला तथा काले लबादे में लिपटा एक अन्य व्यक्ति, जिसे पुरुष या महिला के रूप में पहचाना नहीं जा सका। कोई वांछित अपराधी बदला लेने आ रहा है। अभी तो रात भी नहीं हुई है। वू हेंग सतर्क था। गली में मौजूद 3 लोगों ने भी यहाँ शोर देखा। उनमें से एक ने कहा, वू हेंग, हाँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुख्यालय से नामांकन आ गया है। प्रबंधक ने इसे आपके कंकाल के साथ आपके पास लाने को कहा है। जैसे ही उसने यह कहा, उनमें से एक ने उसके पीछे खड़ी आकृति का हुड खींच दिया, जिससे एक कंकाल योद्धा प्रकट हुआ, जिसकी आंखों के गड्ढों में आत्मा की अग्नि चमक रही थी। निचले जबड़े की हड्डी पर एक हल्का निशान यह साबित करता है कि यह वही वांछित अपराधी था जिसे वू हेंग ने मारा था। मुझे माफ करना, कृपया अंदर आ जाइए। वू हेंग ने माफी मांगी, दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और दोनों को अंदर बुलाया। उसके कंकाल के अलावा 2 और लोग आए, एक पुरुष और एक स्त्री। वह व्यक्ति संभवतः 40 वर्ष का था। उसके भूरे बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। उसका चेहरा कठोर और दृढ़ था। वह चांदी का कवच पहने हुए था और उसकी कमर में एक लंबी तलवार लटक रही थी। कवच के दाहिने सीने पर प्रोफेशन एसोसिएशन का प्रतीक चिन्ह अंकित था। दूसरा व्यक्ति एक युवा महिला थी, सुनहरे बाल, तीक्ष्ण और उत्कृष्ट चेहरे वाली, लंबी भूरे रंग के चमड़े के कवच वाला टॉप और तंग चमड़े की पैंट पहने हुए। उसके पैर पतले और सीधे थे। वह बुद्धिमान और सक्षम होने का आभास देती थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसकी नजरें लगातार हर जगह घूम रही थीं। कृपया बैठ जाइए। वू हेंग ने दोनों को बैठने का इशारा किया। आइस टी की एक बोतल खोली और दोनों के लिए एक एक कप चाय डाली। जब वह भी बैठ गया, तो उस आदमी ने अंततः कुछ चीजें निकाली। उसने उन्हें एक एक करके लकड़ी की मेज पर रखा और कहा, मेरा नाम ऑट्रक है। मैं ब्लैकस्टोन टाउन में तैनात चौथे दस्ते का कप्तान हूँ। यह सदस्य कैबिना है। महिला ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हम आप दोनों को शुभ दोपहर। मध्यम आयु वर्ग के कप्तान ने वस्तुओं को अपने हाथों में लिया और उन्हें एक एक करके मेज पर रखते हुए कहा, ये एसोसिएशन से नियुक्ति पत्र और आपको जारी किए गए कवच हैं। इनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। कवच एक कल्याणकारी पुरस्कार है। इसे पहनना अनिवार्य नहीं है। इसमें कवच पुरस्कार भी है, जो वास्तव में अच्छा है। उस व्यक्ति ने आगे कहा, ब्लैकस्टोन टाउन के प्रोफेशन एसोसिएशन के वितरण के अनुसार अब आप चौथे दस्ते के सदस्य हैं। वू हेंग समझ गया, इसीलिए ये दोनों आए हैं। पता चला कि टीमें पहले ही विभाजित हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे दस्ते में केवल 3 लोग शामिल हैं। वू हेंग ने उत्सुकता से पूछा। पेशेवर दस्तों में 3 से 5 लोग होते हैं। हमारी टीम में नया सदस्य शामिल किया गया है। वर्तमान में हमारे पास केवल 3 सदस्य हैं। पेशेवर दस्ते मुख्य रूप से पेशेवर बचाव कार्य करते हैं और स्थानीय सुरक्षा कार्य में सहायता करते हैं। लोगों की संख्या गश्ती दल जितनी नहीं होगी। यदि लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी तो इससे स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। कप्तान ने आगे कहा, इसके अलावा हमें कल एक कार्य करना है। हम सुबह जल्दी निकलेंगे, पश्चिमी शहर के द्वार पर इकट्ठा होंगे और देर नहीं करेंगे। वू हेंग चौंका, इतनी जल्दी? अध्याय 15 पेशेवर टीम 1। यह सुनकर कि वे कल शहर छोड़ देंगे, वू हेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि प्रोफेशन एसोसिएशन बस एक आरामदायक नौकरी है? उन्हें पहले ही दिन एक काम के लिए शहर क्यों छोड़ना पड़ा? कैप्टन, हमें इतनी जल्दी ही एक काम मिल गया? वू हेंग ने पूछा। वह जाने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक था। ज़ोंबीज़ को मारने से उसका स्तर बढ़ सकता है, जबकि शहर छोड़ने से उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। वू हेंग का व्यवहार देखकर कप्तान भी मुस्कुराया और बोला, हमारी टीम अभी अभी बनी है, इसलिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस बार हम सिर्फ ब्लैकस्टोन टाउन की कुछ जांच पड़ताल में मदद कर रहे हैं। चिंता मत करो। इससे उसे थोड़ा अधिक सहजता महसूस हुई।
आखिरकार वह एसोसिएशन में शामिल हो गए थे और अगर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया तो यह अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है कैप्टन, मैं समझ गया। कैप्टन ने सिर हिलाया। ठीक है, हमारी टीम की पहली गतिविधि के लिए देर मत करना। इसके बाद वह खड़े हुए और अपनी लंबी टांगों वाली आकर्षक महिला साथी के साथ चले गए। वो हेंग दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों को गली से बाहर जाते हुए देख रहा था और फिर से दरवाजा बंद कर रहा था। गली के बाहर जाते हुए सिल्वर आर्मर्ड कैप्टन ने धीरे से पूछा, आप नए सदस्य के बारे में क्या सोचते हैं? पहली नजर में तो बुरा नहीं लग रहा, वह परेशान करने वाला नहीं है। गोरी सुंदरी ने उत्सुकता से जवाब दिया, क्या वह सचमुच एक नेक्रोमेंसर है? तुमने खुद देखा है, वह कंकाल उसका है। कमरा बहुत खाली था, कोने में एक प्रशिक्षण लक्ष्य भी था। वह जादूगर तो क्या, नेक्रोमेंसर भी नहीं लग रहा था, कलिना ने आगे कहा। प्रत्येक जादूगर एक विद्वान है, भले ही उन्होंने शैक्षणिक रूप से कुछ भी हासिल न किया हो, उनके पास कम से कम कुछ पुस्तकें या प्रयोगात्मक उपकरण तो होने ही चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी चीज पहले कमरे में नहीं थी, यह कुछ हद तक जर्जर भी था। भीड़-भाड़ वाले इलाके में जीवन उन जादूगरों के जीवन जैसा नहीं है, जिनकी विरासत में मिली है। हम ठीक है। दोनों चौराहे से बाहर निकले और अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले कैप्टन ने चेतावनी दी, कल सुबह देर मत करना। ठीक है कप्तान। दोनों को विदा करने के बाद वो हेंग ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उन्होंने कुछ वस्तुएं जो अभी अभी पहुंचाई गई थीं, उन्हें जांचने के लिए उठाया। पहला एक नियुक्ति पत्र था, जिस पर लिखा था व्यावसायिक संघ का बाहरी दूत। नीचे दिए गए छोटे पाठ से उनकी व्यावसायिक स्थिति और येको साम्राज्य के ब्लैकस्टोन टाउन में उनकी तैनाती की पुष्टि हुई। नियुक्ति पत्र के अलावा उसके अंदर गहरे भूरे रंग का चमड़े का कवच और एक बैज भी रखा हुआ था। कप्तान और चौथी टीम की सुंदरी दोनों ने ऐसे बैज पहने थे जो उनकी स्थिति को दर्शाते थे। उसने नियुक्ति पत्र और बैज एक तरफ रख दिया। उसने नया कवच जांचने के लिए उठाया। गहरे भूरे रंग के चमड़े के कवच पर छोटे छोटे पैटर्न बने हुए थे, अधिक सुरक्षा के लिए छाती और कंधे पर धातु की क्लिप लगी हुई थी। उसके हाथ में इसका एक निश्चित वजन था, जो सामान्य चमड़े के कवच से भारी था, लेकिन फिर भी सहनीय सीमा के भीतर था। इस दुनिया में कवच वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे सुरक्षात्मक उपकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। प्रोफेशन एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया गया कवच कारीगरी और सुरक्षा की दृष्टि से उनके पास मौजूद दो कवचों की तुलना में बेहतर था। अब उसके पास चमड़े के कवच के 3 टुकड़े थे। वितरित वस्तुओं की जांच करने के बाद उसकी नजर पुनः उसके बगल में पड़े कंकाल पर पड़ी। कंकाल चोर, स्तर 7, 0/14,000। विशेषताएं संविधान 12, शक्ति 14, चपलता 20, बुद्धि 10, धारणा 10, आकर्षण 5 डॉट। विशेषताएं खोखला कंकाल, आधार आत्मा डॉट। विशेषताएं निपुण दोहरे हाथ, जाल भावना, अंतर्ज्ञान से बचना। क्षमताएं चुपके से हमला, ताला खोलना, मध्यवर्ती, जाल निरस्त्रीकरण, मध्यवर्ती, दोहरे हथियार चलाने में महारत, मध्यवर्ती, छोटे ब्लेड में महारत, मध्यवर्ती, हल्के कवच में महारत, मध्यवर्ती। कुशल दोहरे हाथ, द्वितीयक हथियार का लचीले ढंग से उपयोग कर सकते हैं, ग्रेनेड, स्क्रॉल और वस्तुओं का उपयोग करते समय अधिक निपुण और तेज। जाल बोध, पूर्व निर्धारित जालों का पता लगाने और उन्हें ढूंढने में कुशल। अंतर्ज्ञान से बचना, अंतर्ज्ञान द्वारा खतरों को भांप कर उनसे बच सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वांछित सूची में शामिल कर लिया गया। ये सबसे अधिक गुण थे जो उसने कभी देखे थे। वे उसके और उसके कंकाल कुत्ते से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उसने जल्दी से उन पर नजर डाली। गुणों की दृष्टि से चपलता और शक्ति दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक थे, जो चोर के रूप में उसके पेशे के अनुरूप थे। उसके पास छिपकर हमला करने और ताला खोलने जैसी क्षमताएं भी थीं, जो इस बात को पुष्ट करती थीं। उन्होंने निश्चित रूप से कम यात्रा की जाने वाली विशेषज्ञताओं को चुना। लेकिन ताला खोलने की क्षमता उसके हाथों में ज्यादा काम की नहीं होगी। अब तक उसे ऐसा कोई ताला नहीं मिला है जिसे उसकी कांस्य चाबी खोल न सके। उन्होंने कोई शक्तिशाली कौशल नहीं देखा, लेकिन ट्रैप सेंस, जो उन्हें पूर्व निर्धारित जाल का पता लगाने में सक्षम बनाता था, उपयोगी प्रतीत हुआ। इसके अलावा इस कंकाल की बुद्धि 10 अंक तक पहुंच गई थी। अब उनमें और एक सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने चमड़े के पुराने कवच और कंकाल के मूल रूप से मौजूद 2 छोटे ब्लेड निकाले और कहा, कवच पहन लो और हथियार उठा लो। आदेश सुनते ही कंकाल चोर ने अपना काला लबादा उतार दिया, चमड़े का कवच पहन लिया और 2 छोटे ब्लेडों को पुनः अपनी कमर के चारों ओर लटका लिया। यह नहीं चलेगा। कवच पहने होने के बावजूद भी कई स्थानों पर केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। वह कल के मिशन पर कंकाल अवश्य लेकर आएगा। यदि ये हड्डियां ब्लैकस्टोन टाउन में, जो कि मनुष्यों से भरा हुआ शहर है, उजागर हो जाती तो आसानी से दहशत और परेशानी पैदा हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद उसने कपड़े, पैंट, जूते और एक फुलफेस मोटरसाइकिल हेलमेट निकाला, जो उसने ज़ोंबी वर्ल्ड में कंकाल से अलग किया था। सब कुछ पहन लो। कंकाल चोर ने अच्छे से कपड़े पहने और हेलमेट पहन लिया। उसका पूरा शरीर बिना किसी छिद्र के पूरी तरह से ढका हुआ था। बहुत बढ़िया, वो हेंग बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, आपको अब भी आपके मूल नाम बेसन से बुलाया जा सकता है, समझे? कंकाल चोर ने सिर हिलाया। क्या यह सचमुच काम किया? बेसन, कोने पर खड़े रहो। कंकाल चोर आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ चला गया और स्टैंड बाय मोड में एक मूर्ति की तरह वहां खड़ा हो गया। सब कुछ संभालने के बाद वो हेंग लकड़ी के लक्ष्य क्षेत्र में गया और दिन के लिए अपना भाला प्रशिक्षण शुरू किया। अभ्यास के पहले सेट के बीच आराम के दौरान उसकी नजर एक बार फिर कंकाल चोर पर पड़ी, जो अपनी खोखली आंखों से उसे देख रहा था। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। कंकाल चोर वहां गया और उसने अपनी 2 चमकती हुई तलवारें निकाली। ओह, लाठी का इस्तेमाल करो। वो हेंग ने उसे 2 छोटी छड़ियां दी। यदि अभ्यास के दौरान उसे चोट लग जाती तो यह मजाक होता। तो एक आदमी और एक कंकाल ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। देर रात तक वो हेंग ने कंकाल चोर को दरवाजे पर निगरानी रखने दिया, जबकि वह खुद आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। रंबल रंबल। वो हेंग ने कभी नहीं सोचा था कि इस कार्य के लिए उनका परिवहन ट्रेन होगी। इसे ट्रेन कहना गलत प्रतीत हुआ, क्योंकि इसे चलाने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा दहन नहीं थी, क्योंकि इसमें पुराने जमाने की ट्रेन जैसा धुआं नहीं था। हालांकि दिखने में और रेलवे पटरियों के उपयोग में यह एक सामान्य ट्रेन से बहुत अलग नहीं थी। उसके सिर पर यह क्या है? लंबी टांगों वाली महिला टीम की साथी कैविना ने कंकाल चोर के सिर पर लगे हेलमेट की ओर इशारा किया। यह एक हेलमेट है, वो हेंग ने समझाया। मैं जानता हूं कि यह एक हेलमेट है, लेकिन यह ऐसा क्यों दिखता है? इसे किसने डिजाइन किया है? कैविना ने पूछना जारी रखा। ओह, मुझे नहीं पता, क्या कोई समस्या है?